तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वन चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज का लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि मुझे आज की फिर मेरी जर्नी है शाम की और आई होप कि मैं आपको क्लास नहीं लाइव ले पा रहा हूँ। तो आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी और कल से जो क्लासेज होंगी वो सारी लाइव होंगी। मैं पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन में जहाँ मुझे पहुँचना है, ठीक है। तो कल से आपको लाइव मिलेगी, बट आज का आप काम चला लीजिए चूँकि संडे है। मैं नहीं चाहता कि संडे के दिन गैपिंग हो कुछ। तो आज हम लोग लाइव में क्लासेस लेके रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हैं, बट आप इसको बिल्कुल लाइव की तरह लीजिएगा। पेन कॉपी ले लीजिए और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो आप लिखते जाइएगा, पॉज करिएगा, अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद उससे मैच करिएगा कि हमारा आंसर कितना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोग अंडरस्टूड करेंगे आज के लिए। फिर हम कल से लाइव लेक्चर ही लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को भी अगर PDF खरीदने हो, जो नोट्स हैं, जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि नहीं सर हमारी तैयारी प्रॉपर वे में हो और बढ़िया रहे, तो आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ले सकते हैं नोट्स। 199 में आप मुझे उस नंबर पर कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, कॉल नहीं सर मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद आपको ये प्रोसेस पता चल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर देंगे, PDF आपको मिल जाएगी, ओके। तो जो भी इच्छुक है तो वो आपसे PDF कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब थ्योरी PDF जो कि आपको लेनी है, ज़रूरी है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाई इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट इज प्रेफर्ड ओवर रिटेंशन टाइम इन सेडिमेंटेशन टैग डिजाइन। आज के लिए बस काम चला लो, आज लाइव नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड को एज ए लाइव काम कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। सो व्हाई इज द सरफेस ओवरफ्लो रेट इज प्रेफर्ड ओवर डिटेंशन टाइम इन सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन। और साधन टैंक डिजाइन में डिटेंशन टाइम की बजाय सतही ओवरफ्लो दर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? डिटेंशन टाइम डिपेंड ऑन डेप्थ, पार्टिकल सेटलिंग डिपेंड ऑन द टाइम वैल्यू, रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल डिपेंड ओनली ऑन ओवरफ्लो रेट, ठीक है। और चौथा क्या है? डिटेंशन टाइम इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है सेडिमेंटेशन टैंक में, तो आपको जो याद रखना है उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, क्योंकि डिस्क्रीट पार्टिकल ओनली किस पे डिपेंड करते हैं? अगर मैं बात करूं कि जो आपके डिस्क्रीट पार्टिकल होते हैं, तो जो आपके डिस्क्रीट पार्टिकल होते हैं इंडिविजुअली डिपेंड अपॉन द ओवरफ्लो रेट, ठीक। तो अगर ओवरफ्लो रेट आपका हाई है तो डिस्क्रीट पार्टिकल कम सेटल होंगे, और ज़्यादा कम है तो डिस्क्रीट पार्टिकल आसानी से सेटल हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और साथ ही साथ अगर मैं कुछ इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे और अगर चीज़ में बताया जाता तो ये अकॉर्डिंग टू हैजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है? हैजेंस थ्योरी, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। तो ये हैजेंस थ्योरी के अंतर्गत होता है। हैजेंस थ्योरी ने कहा है कि जो भी रिमूवल ऑफ एफिशिएंसी है डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे, एंड मतलब किस पे डिपेंड करती है? डेप्थ में। पहली बात तो डेप्थ में डिपेंड करती है, एंड डिटेंशन टाइम किस पे? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे और डिटेंशन टाइम में, ठीक है। डिटेंशन टाइम पे डिपेंड, जैसे डू नॉट अफेक्ट द सेटलिंग डिस्क्रीट पार्टिकल, मतलब जो डेप्थ होता है और जो डिटेंशन टाइम होता है वो आपके सेटलिंग पार्टिकल में इफेक्ट नहीं डालता। अगर मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, रुको, अच्छे से समझो ना इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को और अच्छे से समझो, ठीक है। ये समझाना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना है कि जो हैजन थे, समझ लो, जो हैजन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस था, तो हैजन थ्योरी ने ये कहा कि भैया देखो जो आपका इफ़िशियंसी है वो ओनली इफ़िशियंसी की बात कर रहा हूँ, इफ़िशियंसी है वो ओनली आपके किस पे डिपेंड करेगी? डेप्थ पे। किस पे? डेप्थ पे, ठीक है। इफ़िशियंसी आपकी डेप्थ पे डिपेंड करेगी और डिटेंशन टाइम पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो डिटेंशन टाइम है, एंड द डिटेंशन टाइम डू नॉट अफेक्ट द सेटलिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, मतलब जो डिटेंशन टाइम है वो आपके सेटलिंग पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। सेटलिंग पार्टिकल में कौन से सेटलिंग पार्टिकल? तो डिस्क्रीट सेटलिंग पार्टिकल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल डिपेंड ओनली द सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट पे डिपेंड करेंगे, बट जो डिटेंशन टाइम है वो सेटलिंग टाइम डिस्क्रीट पार्टिकल के सेटलिंग टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बोला था हैजन ने, ठीक है, हैजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या? विच कंडीशन विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन। कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस के कारण क्लोरीनेशन की जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो लो पीएच के कारण, हाई टर्बिडिटी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, या लॉन्ग कॉन्टैक्ट टाइम के कारण। तो आप लोग को बताने इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो
तब तक मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ, आप लोग आंसर करिए। सो जनरली जो टर्बिडिटी होती है आपकी, टर्बिडिटी क्या होती है, एक प्रकार का सील्ड बना देती है। कैसे सील्ड बना देती है, एक प्रकार की सील्ड बनाती है। और ये कैसे सील्ड होती है आपकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कौन सी सील्ड होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक सील्ड बना देता है। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके साथ क्लोरीन जो रिएक्ट करता है वो सस्पेंडेड मैटर से पहली बार रिएक्ट करता है, जिससे लेस फ्री क्लोरीन रिमेन्स डिसइंफेक्शन, जिसमें क्या होता है लेस क्लोरीन की इफिशियंसी हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर आपको क्लोरीनेशन की इफिशियंसी हाई रखनी है, मतलब अगर आप चाहते हो कि हमारा जो क्लोरीनेशन है, अगर क्लोरीनेशन को आपको हाई रखना है तो आपको अपनी टर्बिडिटी क्या करनी पड़ेगी, लो रखनी पड़ेगी। क्योंकि टर्बिडिटी जितनी लो होगी उतनी सनलाइट या अल्ट्रावायलेट के द्वारा हम जो कराते हैं डिसइंफेक्शन, वो ज़्यादा प्रोसेस में हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि रिड्यूस होने का कारण क्या है, हाई टर्बिडिटी। क्योंकि टर्बिडिटी में क्या होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सील्ड बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रेज वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, या क्लोरीन के वाटर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन होते हैं, जो क्लोरीनेशन में जो क्लोरीन होता है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। जो क्लोरीन होता है वो आपके ना किससे रिएक्ट करता है, अगर आपसे सोचोगे आप सरफेस में रिएक्ट करता है, नहीं, तो रिएक्ट करता है आपके सस्पेंडेड सॉलिड से। किससे रिएक्ट करता है, सस्पेंडेड मैटर से, सस्पेंडेड सॉलिड से। अब सस्पेंडेड सॉलिड कहाँ मिलेंगे आपको, बॉटम में। बॉटम में कब मिलेगा, जब बॉटम में क्लोरीन पहुंचेगा। बॉटम में क्लोरीन कब पहुंचेगा, जब टर्बिडिटी आपकी कम होगी और नीचे सेटल हो पाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप पॉज करके आंसर देते जाएंगे। आज मैंने एक लेक्चर डाल दिया वाटर वेस्ट वाटर का, उसका कंटिन्यू देखते जाइए, और उसमें धीरे धीरे मैं आपको इन्वायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट भी करा दूंगा। ठीक है, रूल्स की चीज़ें भी बता दूंगा। तो हाई इज द एलिमेंट इनइफेक्टिव व्हेन द रॉ वाटर एल्कनिटी इज वेरी लो। कह रहा है अगर रॉ वाटर एल्कनिटी बहुत कम होती है, कम क्षारीयता वाले पानी में फिटकरी प्रभावी क्यों नहीं होता है। एलम डर नॉट डिजॉल्व, क्योंकि एलम डिजॉल्व नहीं होता। फ्लॉक्स डू नॉट फॉर्म, फ्लॉक्स फॉर्म नहीं होते। एलम कंज्यूम्स एल्केनिटी ड्यूरिंग रिएक्शन, मैंने बताया था ना, फ्लॉक्स का मतलब होता है गुत्थी, वो गुत्थी नहीं होता। जैसे आप कोई कागज़ के टुकड़े को पानी में डाल दो, उसको एक प्रकार से दबा दो और वो जो गुत्थी बन जाती है, ठीक है, तो वही गुत्थी होती है आपकी, गुत्थी नुमा। ठीक है, तो वही आपकी कहलाती है फ्लॉक्स द्वारा फॉर्म हो जाना सीवेज में। ठीक है, वेस्ट का। तो एलम कंज्यूम्ड एल्कनिटी ड्यूरिंग रिएक्शन पीएच इंक्रीज द एक्सेसिवली, आपको बताना है इसमें से जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एलम कंज्यूम्स एल्केनिटी ड्यूरिंग रिएक्शन। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करता है, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि एलम कंज्यूम करता है एल्केनिटी, इसका मतलब है कि इफ़ एल्केनिटी इज इनसफिशियंट, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, इनकम्प्लीट होगी। और अगर मान लो रिएक्शन इनकम्प्लीट है, मतलब एल्केनिटी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपकी अगर एल्केनिटी सफिशियंट नहीं है, मतलब मान लो आपको एल्केनिटी जितनी नीड थी उतनी एल्केनिटी नहीं मिली, तो इसके कारण क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है, हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। क्या होगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। अब जब हमारी रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी तो उसके कारण क्या होगा, हमारे जो फ्लॉक्स हैं वो पुअर बनेंगे, मतलब पुअर फ्लॉक्स फॉर्म होंगे। कौन से फ्लॉक्स, पुअर फ्लॉक्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो पुअर फ्लॉक्स फॉर्मेशन होगा, और जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, कमी आ जाए, इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलम कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। अब इसके अलावा एक लाइम का ऑप्शन है, तो एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, जो लाइम होता है मस्ट बी एडेड ड्यूरिंग द सप्लाई एल्केनिटी। हम जरूर, अगर हम एल्केनिटी की सप्लाई कर रहे हैं तो उस समय हमें एल्केनिटी के साथ क्या है, लाइम को ऐड करना मस्ट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। वाई इज़ द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर मच हायर दैन स्लो सैंड फिल्टर। मैंने बताया कि जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो कह रहा है कि क्यों रैपिड सैंड फिल्टर की निस्यंदन दर स्लो सैंड फिल्टर से अधिक क्यों होती है। आपको बताना, ग्रेटर डेप्थ के कारण, कोर्सर सैंड साइड के कारण, प्रेजेंस ऑफ स्मूथ डेक के कारण, या लोअर हेड लॉस के कारण। तो जनरली ये किसके कारण होता है आपका, इसका राइट है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उससे आप याद रखिएगा। जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है, आप आंसर दीजिए तब तक मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। रैपिड सैंड फिल्टर होता है आपका, तो इसमें जो कोर्सर सैंड होता है, क्या होते हैं, जो कोर्सर सैंड होते हैं या कोर्स सैंड होते हैं, उनका जो साइज होता है वो क्या आता है, 0.35 से लेके 0.6 mm तक होता है। क्या होता है, 6 mm तक जाता है। लार्जर वाइड्स होते हैं, लार्जर जो वाइड्स, जितना ज़्यादा लार्जर वाइड्स होगा
उतना ही लेस रेजिस्टेंस होता है, पकड़ होती है, कम पकड़ होगी, ठीक है, लेस रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हाई फिल्टरेशन होगा। क्या होगा, हाई फिल्टरेशन रेट हो जाएगा। जितना ज़्यादा वाइट्स होगा उतना ज़्यादा हाई फिल्टरेशन क्या होगा, रेट हो जाएगा। ओके, तो जनरली अगर देखा जाए तो हमारा जो ये डिपेंड करता है वो कोर्सेस एंड साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, आप बताइए, तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिफाइन करता हूँ। तो जनरली जो आपको फ्लक्चुएशन होता है, जब हमारा कोगुलेशन से जो चार्ज मतलब वेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, तब वो फ्लक्चुएशन में अलाउ होता है और क्या बनाता है, माइक्रोफ्लोक्स बनाते हैं। माइक्रोफ्लोक्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, मिक्सिंग किसके साथ, कोलिजन विद ग्रोथ, ग्रोथ के साथ मिक्स होकर कोलिजन की फॉर्म करते हैं और लार्जर फ्लॉक्स इजी सेडिमेंटेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं कि जो सबसे पहले आता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन क्या करता है, जो आपके वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, किसके, चार्ज के फॉर्म में। चार्ज को क्या करता है, वेस्ट के न्यूट्रलाइजेशन करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन करता है, जिसके कारण कोगुलेशन के कारण ये जो होता है। उसके बाद ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन अलाउ करता है, फ्लक्चुएशन अलाउ करता है। फ्लक्चुएशन अलाउ करने से हमारे क्या बनते हैं, माइक्रोफ्लॉक्स बनते हैं। क्या बनते हैं, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, अरे मान लो यार छोटी छोटी गुत्थियाँ, जैसे पेपर को पानी में डाल के छोटी छोटी गुत्थियाँ बना देते हो जो टाइट टाइट, ठीक है, तो स्मॉल साइज के बनते हैं। अब जो स्मॉल साइज के होते हैं तो वो तो अभी डूबेंगे नहीं, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं। क्या होते हैं, कोलिजन के कारण एक दूसरे से मिलकर क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं और क्या बनाते हैं, एक लार्ज साइज में फॉर्म करते हैं। कैसे बनाते हैं, लार्ज साइज बना देते हैं, लार्ज क्या बना देते हैं, फ्लॉक्स बना देते हैं। जो लार्ज फ्लॉक्स होते हैं, जो गुत्थी होती है, वो क्या हो जाता है, अब जब लार्ज हो गए तो वेटेड हो गए तो फिर क्या हो जाते हैं, ये इजी सेडिमेंट हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो जाते हैं, सस्पेंडेड होता है, बॉटम फ्लॉक्स में बैठ जाते हैं, मतलब बॉटम में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाता है प्राइमरी पर्पज ऑफ फ्लक्चुएशन। तो क्या फॉर्मेशन होता है मोस्टली, तो फॉर्मेशन ऑफ सेटलिएबल फ्लॉक। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेटल हो जाते हैं, क्या हो जाता है। तो हम लोग जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, सेटलिएबल फ्लॉक्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन में जो हमारे जो वेस्ट होते हैं, जो वो के न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज होने के बाद फ्लक्चुएशन का फॉर्मेशन होता है, जिससे छोटे छोटे फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं, उनको आपस में कोलिजन कराते हैं। कोलिजन कराने के बाद वो लार्ज फ्लॉक्स बनते हैं, और जब लार्ज फ्लॉक्स होते हैं तो वो इजीली सेडिमेंटेशन हो जाते हैं, जिसे हम सेटलिएबल फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, कह रहा है विच बैक वॉशिंग एसेंशियल टू रैपिड साइंड फिल्टर बट नॉट स्लो साइंड फिल्टर। कह रहा है कि रैपिड साइंड फिल्टर में बैक वॉशिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्या रीजन है, ठीक है। तो फिर इसमें भी जान लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं पॉइंट वाइज। तो जो आपका जो रैपिड साइंड, मैं रैपिड साइंड फिल्टर RSF लिख रहा हूँ, समझ जाना। जो RSF होता है वो क्या होता है, हाई रेट पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, हाई रेट पे वर्क करता है। और जो आपका इसके साथ साथ जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, जो आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, इसमें क्या होता है, क्विकली क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्विकली क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और आपका जो हेड लॉस होता है वो इंक्रीज होता है रैपिडली, इसीलिए। और हेड लॉस जो होता है, हेड लॉस इससे क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, जल्दी क्यों इंक्रीज हो जाता है, या रैपिडली इंक्रीज होता है, या ठीक है, तो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन फास्ट रेट, इन फास्ट, तेजी के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें बैक वॉशिंग को रिमूव करते हैं, रिमूव द ट्रैप्स इम्प्योरिटी, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं बैक वॉशिंग का, ठीक है। तो बैक वॉशिंग का जनरली यूज क्या कर रहे हैं हम, किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, सो हायर फिल्टरेशन रेट पाने के लिए। क्योंकि जितनी जल्दी बैक वॉशिंग करेगा उतनी ज़्यादा जो ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज होंगी उसको रिमूव कर देगा। क्यों, क्योंकि जो रैपिड साइंड फिल्टर होता है वो हाई रेट फिल्टर होता है, जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है उसमें क्विकली सेटल होता है, इसलिए हेड लॉस भी उसमें क्या होता है, तेज़ी के साथ इंक्रीज होता है, इसलिए हम उसमें बैक वॉशिंग करते हैं। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है आपके हायर फिल्टरेशन रेट पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, वो सॉरी बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, कह रहा है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन। कह रहा है कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, पीएच, टेम्परेचर, टर्बिडिटी या कलर ऑफ टैंक। तो इसमें आपको पीएच भी करता है, टेम्परेचर भी यूज होता है, टर्बिडिटी अभी आपने पढ़ा। तो कलर ऑफ टैंक इज नॉट अ बेसिक डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी पार्ट, मतलब एक प्रकार से कलर ऑफ टैंक का कोई मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। डिसइंफेक्शन में जो पीएच होता है आपका, वो अफेक्ट करते हैं किसको, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो हाइपोक्लोरस आयन HOCl और OCl-। ठीक है, इन पे इनके रेशियो पे इफेक्ट करता है। पहली बात पीएच में अगर बात की जाए। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर में जो होगा है आपकी रिएक्शन स्पीड पे डिपेंड करता है, रिएक्शन स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, इस पे आता है, काम आता है। उसका जो टर्बिडिटी अभी हमने बात की, टर्बिडिटी क्या होता है, जितनी टर्बिडिटी कम होगी फिल्ट्रेशन रेट उसका उतना हाई होगा। और ये आपका बेस्ड होता है आपका सील्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सील्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इस पे बेस्ड होता है। और कलर का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डन बिफोर फिल्ट्रेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कह रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पहले हम एरेशन का प्रोसेस क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। तो जल उपचार संयंत्र में निस्यंदन से पहले एरेशन क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द टर्बिडिटी, टू ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज, टू रिड्यूस द एल्कलिनिटी, टू किल बैक्टीरिया। तो बताइए इसमें किसमें यूज करते हैं। तो जनरली जो हमारे आयरन और मैग्नीज होते हैं वो डिजोल्व होते हैं इन रिड्यूस फॉर्म में। एरेशन सप्लाई ऑक्सीजन, एरेशन क्या करता है, एरेशन का मतलब क्या होता है, एरेशन का मतलब सिंपल सा होता है, एरेशन का मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एरेशन का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो क्या करता है, जो आपको क्या करता है, इनसॉल्युबल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, देन रिमूव बाय द सेडिमेंटेशन। तो कन्वर्ट इनटू insoluble salt, insoluble salts, जिसे हम क्या करते हैं बाद में सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, विच यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमूव बाय, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिमूव बाय सेडिमेंटेशन, या हम यहाँ पे और करके और फिल्ट्रेशन, इसके द्वारा क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टू ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एरेशन, वाटर सप्लाई, एरेशन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स में, इनसॉल्युबल सॉरी यहाँ पे सॉल्ट नहीं होगा, रुको यहाँ पे सॉल्ट नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्साइड होगा, इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स में, इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ट्रीटमेंट यूनिट रिमूव द पैथोजेंस मोस्ट इफेक्टिवली विदाउट केमिकल्स। तो कौन सा बिना रसायन के रोग जनकों को सबसे प्रभावी रूप से हटाने वाली इकाई, सेडिमेंटेशन टाइप, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, एरेटर। तो ये आपका होता है, मैं इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है, स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर होता है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, स्लो सैंड फिल्टर में अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो ये एक बायोलॉजिकल लेयर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, बायोलॉजिकल लेयर फॉर्म करता है, जिसे हम लोग स्मूज लेयर बोलते हैं ना, इसका नाम थोड़ा अजीब है, बस याद रखो, ये आता क्वेश्चन एग्जाम में, स्मूज डेक लेयर। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, आपका नेचुरल डिसइंफेक्शन में भी काम आता है, प्रोड्यूसेस बेस्ट बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी फॉर्म करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वाई इज क्लोरीन डिमांड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वेस्ट। डिफरेंट के लिए डिफरेंट क्लोरीन की डिमांड क्या होती है। तो सेम टर्बिडिटी के लिए सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट इम्प्योरिटी प्रेजेंट, या सेम पीएच वैल्यू पे। तो ये आपका होता है डिफरेंट पीएच इम्प्योरिटी, डिफरेंट इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो डिफरेंट वेस्ट में डिफरेंट टाइप की क्लोरीन डिमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, वाई इज फ्लक्चुएशन टाइम मच लॉन्गर देन रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड मिक्सिंग टाइम। तो कह रहा है फ्लक्चुएशन टाइम इज मच लॉन्गर देन रैपिड मिक्सिंग टाइम। तो आपका ये किस पे होता है, ओके, सो इसमें आपको केमिकल रिएक्शन, जेंटल कॉलिजन नीडेड होता है, हाई वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है, कि टेम्परेचर इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ में ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कुछ चीज़ें और भी बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ फ्लक्चुएशन में। तो ये एक प्रकार का आपका रैपिड मिक्सिंग होता है। रैपिड मिक्सिंग में क्या क्या होता है, रैपिड मिक्सिंग में, तो रैपिड मिक्सिंग में हाई एनर्जी फॉर्म होती है। क्या होता है, हाई एनर्जी फॉर्म होती है। ड्यूरेशन इसका जो होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन जो होता है आपका, ये इसमें जो ड्यूरेशन होता है वो 30 सेकेंड नियरली होता है। ओके, ये आपका रैपिड मिक्सिंग में होता है। उसके बाद जो फ्लक्चुएशन होता है, जो आपका फ्लक्चुएशन होता है,
तो फ्लैकुलेशन में जो आपका जेंटल स्टीयरिंग होती है, इसमें जो पार्टिकल क्या होते हैं, कोलाइड्स करते हैं और ग्रो होते हैं। कोलिजन बताया था, कोलाइड्स करते हैं और ग्रो होते हैं, और ग्रो होने के बाद जब बिगर साइज में हो जाते हैं तो सेटिलिएबल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस बी, जेंटल कोलिजन नीडेड होता है। क्या होता है? जेंटल कोलिजन नीडेड होता है रैपिड मिक्सिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिकेटर इज यूज टू जज ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी? कौन करता है? स्ट्रेपेक्टोकोकस करता है, स्पेक्ट्रोकोकस, ई कोली या कोलेस्ट्रीडम या क्लोस्ट्राइडम, पढ़ लेना यार, थोड़ा अजीब सा ना, क्लोस्ट्रीडियम या साल्मोनेला, ये सब नाम है उसके। ठीक है, तो ये आपका करता है ई कोली, आपको ई कोली याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रेजिडुअल क्लोरीन इज ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अबाउट, कितना % आपका परमिसिबल होता है उपचारित पेयजल में, और शिष्ट क्लोरीन कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका होता है 0.2 मिलीग्राम। तो जनरली 0.2 टू 0.5 या 1 तक भी जाता है, तो आपको याद रखना है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, विच प्रोसेस सॉफ्टन वाटर बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो किसके द्वारा होता है? जियोलाइट प्रोसेस होता है, लाइम सोडा प्रोसेस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, आयन एक्सचेंज होता है। तो इसका जो राइट आपको याद रखना है लाइम सोडा प्रोसेस। जब वाटर प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर की या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें लाइम सोडा प्रोसेस होता है। क्या होता है? और जियोलाइट प्रोसेस में बताया था ना, जिसमें 100% हार्डनेस रिमूव होती है, 100% हार्डनेस रिमूवल प्रोसेस। क्या है? रिमूवल प्रोसेस, चाहे वो टेम्परेरी हार्डनेस हो। ठीक है, तो ये आपका जियोलाइट के द्वारा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपका उसमें यूज होता है प्योरीफायर में, प्योरीफाई करने के लिए। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना, जैसे आपके घर में आर ओ वगैरह अगर, तो आर ओ का फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस उसका फुल फॉर्म ही होता है। ठीक है, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं इन रैपिड साइन फिल्टर द इफेक्टिव साइज इज जनरली लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में लाई करता है? तो ये आपका करता है 0.35 to 6 mm। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में एक जगह आपको बताया था साइज में, तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था कि जो आपका रैपिड साइन फिल्टर होता है उसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है आपका 0.35 to 0.6 mm। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 विच यूनिट रिमूव द कलर टेस्ट एंड ऑडोर फ्रॉम वाटर? तो सेडिमेंटेशन टैंक में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में होता है, रैपिड साइन फिल्टर होता है, क्लोरीनेशन यूनिट में होता है। तो आप सभी को पता है कि जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है उसमें हम ये सारी चीज़ें रिमूव करते हैं, जिसमें कलर भी आता है, टेस्ट भी आता है, ऑडोर भी आता है। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व शो द सडन फॉल इन द रेजिडुअल क्लोरीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइड्स या प्रेजेंस ऑफ एल्केनिटी। तो जब भी ऐसा फॉल होता है आपका, ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉल की बात कर रहा है, तो ये जो फॉल होता है ये होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्मेशन। ठीक है, जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म होता है उस समय आपका होता है, क्योंकि हाँ, तो जब ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होता है, इन ब्रेक पॉइंट में क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है अमोनिया में, एंड क्लोरामाइन कॉजिंग द रेजिडुअल क्लोरीन इन सडन ड्रॉप डाउन। तो ये सारे रीजन होते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी मैं इसको डिफरेंट जब थ्योरी में पढ़ाऊंगा ना, तो थ्योरी में आपको पूरी क्लोरीनेशन की हर स्टेज के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 6 या 7 में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज लाइम एडेड अलॉन्ग विथ कॉलम ड्यूरिंग कोगुलेशन समटाइम? तो रिड्यूस टर्बिडिटी, इंक्रीज पीएच, सप्लाई एल्कनिटी और रिमूव। मैंने अभी पीछे बताया था ना कि जब हम एल्कनिटी वाला प्रोसेस करते हैं, जब हम एल्कलिनिटी के जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइम भी ऐड करते हैं ना प्रोसेस के द्वारा। तो वही चीज़ बता रहा है कि क्यों करते हैं, क्या रीजन है। ठीक, एल्कलिनिटी में तो इसमें श्योर है कि हम लाइम कब ऐड करते हैं, मैंने पीछे बताया। तो जब हम क्या करते हैं, एल्कलिनिटी का सप्लाई करते हैं ना क्लोरीनेशन में, उस दौरान हम उसको ऐड करते हैं। क्योंकि आपको बताया था कि एलम जो होता है, एलम क्या करता है, कंज्यूम करता है, एलम क्या करता है, कंज्यूम करता है एल्कनिटी, एल्काइनिटी, कुछ भी पढ़ लो, एल्कलिनिटी ड्यूरिंग रिएक्शन। किसके समय? रिएक्शन का, ड्यूरिंग रिएक्शन।
ठीक है। और जब एफिशिएंट सफिशिएंट नहीं होता तो क्या बनाते हैं, पुअर फ्लॉग बनाते हैं, पुअर फ्लॉग फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पुअर फ्लॉग का फॉर्मेशन होता है। ओके डन। Why is residual chlorine maintained at a consumer end? कह रहा उपभोक्ता छोर पर अपशिष्ट क्लोरीन क्यों बनाए रखी जाती है? टू इम्प्रूव टेस्ट, टू प्रिवेंट पाइप कोरोजन, टू गार्ड अगेंस्ट रिकंटामिनेशन, की टू इंक्रीज एल्केनिटी। तो ये आपका होता है टू गार्ड अगेंस्ट द रिकंटामिनेशन, रिकंटामिनेशन से बचाने के लिए गार्ड के फॉर्म में काम करता है। ठीक है। और ये जनरली आपका रेजिडुअल क्लोरीन लाइक किल्स द इनकमिंग पैथोजेंस। जो आपको यहाँ पे लिख लो इस चीज़ को, रेजिडुअल जो क्लोरीन होती है आपकी, जो रेजिडुअल क्लोरीन होती है वो क्या करता है, पैथोजेंस को किल करती है, पैथोजेंस को क्या करता है, किल करता है। और मैं आपको बता दूं WHO के तहत जो इसकी रिकमेंडेड वैल्यू होती है वो आपकी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होती है, जो ऊपर एक क्वेश्चन में भी था क्लोरीन का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच यूनिट हैज़ द शॉर्टेज डिटेंशन टाइम इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? किसके सबसे कम डिटेंशन टाइम होता है? तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसमें, तो जो आपका रैपिड मिक्सिंग चैम्बर होता है उसका डिटेंशन टाइम सबसे कम होता है, इसका होता है 20 to 60 सेकेंड। ठीक। तो ये है, इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आज के रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किए, बट आप इसको लाइव की तरह ही करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग का आज का स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, कि आपने आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया है ये आप बताएंगे। ठीक है। जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, मगर सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। और जिसको थ्योरी नोट चाहिए वो मुझे उस नंबर पे मैसेज कर सकता है, उसको वहाँ से थ्योरी नोट्स मिल जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए। जय हिंद।